नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 86% मतलब कि 86% लार्ज कैप एक्टिव फंड्स अपने इंडेक्स के रिटर्न को बीट नहीं कर पाते, मतलब वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। दोस्तों, ये जो डेटा है ये एक साल का डेटा है। 30 जून 2021 को अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले एक साल का डेटा, तो वहां पे 86% लार्ज कैप एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाए। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना ये है, आयरनी ये है कि जो निवेशक होते हैं वो इस अंडर परफॉर्मेंस को पहचान नहीं पाते या इसके बारे में पता नहीं कर पाते। दोस्तों, उसके पीछे क्या कारण होता है वो मैं आज के इस वीडियो में 5वें नंबर के पॉइंट पे बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो दो आपके प्रमुख सवाल होते हैं कि इंडेक्स फंड को बीट कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है एक्टिव फंड्स के द्वारा, और दूसरा दोस्तों, एक्टिव फंड्स अंडर परफॉर्म क्यों करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन कारणों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है इंडेक्स में उसको रिवॉर्ड करते हैं, और जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसको ऑटोमेटिकली पनिश कर देते हैं। दोस्तों, जो स्टॉक की वेटेज होती है वो इंडेक्स फंड के अंदर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होती है, जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस पर्टिकुलर स्टॉक की स्टॉक मार्केट में है। तो दोस्तों, ये जो वेटेज है ये एक रिलेटिव टर्म होती है। तो अगर मान लीजिए कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होगी। अगर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स में उसकी वेटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो दूसरे स्टॉक्स हैं अगर वो मान लीजिए परफॉर्म नहीं कर रहे या वो फ्लैट भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी वेटेज ऑटोमेटिकली इंडेक्स के अंदर कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अंडर परफॉर्मर जो स्टॉक्स होते हैं उनकी वेटेज कम हो जाएगी और जो भी परफॉर्म कर रहा है उसकी वेटेज इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आज के वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर हैं नावी म्यूचुअल फंड। दोस्तों, नावी म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, और आपको ये भी मालूम है कि जो विश्व के सबसे बड़े निवेशक हैं वॉरेन बफेट, वो भी सजेस्ट करते हैं कि आप इंडेक्स फंड्स के अंदर निवेश करें। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो वॉरेन बफेट हैं उनका जो निवेश है 90% उनका जो निवेश है या उनकी जो दौलत है, उनकी जो वेल्थ है, 90% उनका निवेश जो है वो इंडेक्स फंड के अंदर है। वो है S&P 500 इंडेक्स फंड। तो वॉरेन बफेट खुद जो निवेश के लिए इंडेक्स फंड्स को सजेस्ट करते हैं। तो आप भी अगर इंडेक्स फंड्स में निवेश करना चाहें तो सिप के द्वारा आप निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पे सिप के द्वारा निवेश करके आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि यूएसए के अंदर जो भी इक्विटी में निवेश किया जाता है 50% से ज्यादा का अमाउंट जो है इक्विटी के अंदर केवल इंडेक्स फंड्स के द्वारा ही निवेश किया जाता है। क्योंकि इंडेक्स फंड्स, जैसा कि हम बार बार अपने चैनल पे चर्चा कर चुके हैं कि इंडेक्स फंड्स हमेशा एक्टिव फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडेक्स फंड्स के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इसी समय आप नावी म्यूचुअल फंड्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप नावी म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐप का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप नावी म्यूचुअल फंड्स के अंदर नावी म्यूचुअल फंड ऐप के द्वारा बहुत आसानी से निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं कारण नंबर 2 के ऊपर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो कभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो साइक्लिकल होती है।
दोस्तों उसके पीछे का प्रमुख कारण होता है पुअर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मतलब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले नंबर के पॉइंट में बताया कि जहाँ पे परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड किया जाए रिलेटिव टर्म्स में और अंडर परफॉर्मर को पनिश किया जाए, लेकिन ये जो कार्य है ये एक्टिव फंड में ज़्यादा एक्टिवली नहीं हो पाता, तो जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है वो अच्छे से नहीं की जाती। इस वजह से आपने देखा होगा कि हर साल जो बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टिव फंड्स होते हैं उनकी लिस्ट बदलती रहती है, मतलब नाम बदलते रहते हैं। तो कोई भी फंड आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली बेस्ट परफॉर्मर नहीं रहता और ये एक साइक्लिकल प्रोसेस होती है। दोस्तों तीसरे नंबर का कारण है कि जो अगर आप इंडेक्स फंड्स के अंदर निवेश करते हैं तो वो एक तरीके से आप एल्गो इन्वेस्टिंग का यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों एल्गो इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो इंडेक्स फंड्स भी एक तरीके के एल्गो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हैं या एल्गो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स चूज किए जाते हैं वो एक क्राइटेरिया के ऊपर चूज किए जाते हैं। कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं होता, तो जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। और जो इंडेक्स फंड्स का स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, उसी के बेसिस के ऊपर स्टॉक्स का चयन किया जाता है। और ये क्राइटेरिया दोस्तों फिक्स्ड होता है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बायस नहीं होता। दोस्तों चौथे नंबर का जो कारण है वो है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। नॉर्मली आप देखेंगे कि एक्टिव फंड्स के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं उनका कुछ बायस होता है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के प्रति, वो उनकी अपनी जजमेंट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, क्योंकि उनकी अगर जजमेंट कहती है कि ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे वो अपना निवेश काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इससे होता क्या है कि जो एक्टिव फंड्स हैं उनका स्क्यू जो है कुछ सेक्टर्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और लेकिन दोस्तों अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता वो सेक्टर्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वहाँ पे उस फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर जो निवेश किया जाता है, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो वहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं सभी को वेटेज दी गई है। तो आप बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के जितने भी महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं उन सब के अंदर निवेश कर रहे हैं। और दोस्तों जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर की वेटेज है इंडेक्स फंड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस सेक्टर की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो बेसिकली इंडेक्स फंड जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक ट्रू रिफ्लेक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मालूम है कि मेटल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले साल, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मेटल सेक्टर की जो वेटेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, क्योंकि वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था रिलेटिव टर्म्स में उसकी वेटेज कम हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी बायस नहीं होता और सेक्टर की डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे ठीक तरीके से सेक्टर की परफॉर्मेंस के हिसाब से की जाती है। दोस्तों अब चलते हैं 5वें नंबर के पॉइंट के ऊपर। तो जो अंडर परफॉर्मेंस होती है वो एक रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव इसको किस लिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं इस पर्टिकुलर अंडर परफॉर्मेंस को फाइंड आउट नहीं कर पाते या उसको पकड़ नहीं पाते कि उनका जो एक्टिव फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपका एक्टिव फंड एक पर्टिकुलर इंडेक्स या उसके इंडेक्स फंड के साथ बेंचमार्क्ड है, तो यहाँ पे आपके एक्टिव फंड का रिटर्न तो 35% है, लेकिन उस इंडेक्स ने या जो इंडेक्स फंड उस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ बेंचमार्क्ड है उसने 45 या 50% का रिटर्न दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक्टिव फंड जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है रिलेटिव टर्म्स में, और आपके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस बड़ी भी हो सकती है, 10%, 20% भी हो सकती है, लेकिन रिटर्न पॉजिटिव है तो आप ये अंडर परफॉर्मेंस पता नहीं लगा पाते। दोस्तों आप हमेशा अपने एक्टिव फंड का रिटर्न उस इंडेक्स के साथ कंपेयर करिए जिस इंडेक्स के साथ आपका एक्टिव फंड
बेंचमार्क्ड है। दोस्तों यहाँ पे हमेशा रिटर्न्स जो कैलकुलेट किए जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो अलग अलग तरीकों से किए जाते हैं। कहीं पे आप देखेंगे एनुअल रिटर्न्स दिखाए जाते हैं, कहीं पे CAGR, कहीं पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स, कहीं पे रोलिंग रिटर्न्स दिखाई जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्टिव फंड्स होते हैं हमेशा वो रिटर्न दिखाते हैं जो उनकी फंड परफॉर्मेंस को सूट करता है। अगर मान लीजिए आपका CAGR कम है किसी एक्टिव फंड का, तो वो बेसिकली आपको एनुअल रिटर्न दिखा देंगे या एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा देंगे 3 साल का, 5 साल का। तो आप वहां पे एक सही तरीके से कभी भी उसको इंडेक्स फंड के साथ कंपेयर नहीं कर पाते। दोस्तों यहाँ पे हमेशा रोलिंग रिटर्न्स जो हैं वो एक बेस्ट तरीका होता है इंडेक्स फंड के साथ कंपेयर करने का अपने एक्टिव फंड्स को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 86% लार्ज कैप एक्टिव फंड्स अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, और जो बीट कर पाते हैं वो कभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।